So let us start a weekly current affairs MCQ सेशन जिसमें हम 15th to 21st जुलाई के करंट अफेयर्स के MCQs को प्रैक्टिस करेंगे। सो ऑलरेडी डेली करंट अफेयर्स में हम सारे स्टैटिक पोर्शंस कवर कर चुके हैं। सो उसी स्टैटिक पोर्शंस के हम आज MCQs प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो लेट अस लर्न टुगेदर। The 35th International Biology Olympiad 2024 recently held in। सो ये इवेंट कहाँ हुआ? सो ये इवेंट रिसेंटली हुआ कजाकिस्तान अस्ताना में। सो कजाकिस्तान जो कि एक सेंट्रल एशियन कंट्री है, उसकी कैपिटल है अस्ताना, वहां पे ये इवेंट हुआ 35th इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड 2024। और इंडिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था और इंडिया के 1 स्टूडेंट ने गोल्ड मेडल जीता एंड 3 स्टूडेंट्स ने सिल्वर मेडल सिक्योर किया। तो हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, दिस इज द इंडियन कंटिजेंट। तो इंडियन कंटिजेंट ने एक स्टूडेंट ने गोल्ड मेडल जीता एंड 3 स्टूडेंट्स ने सिल्वर मेडल जीता। और ये इवेंट कहाँ हुआ? कजाकिस्तान अस्ताना में। तो हमें सारे फैक्ट्स याद रखने हैं। UGC's Asmita project aims to translate dash Indian language books to transform higher education। So UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का ये अस्मिता प्रोजेक्ट है जिसमें टोटल 22,000 बुक्स को ट्रांसलेट किया जाएगा। तो इसमें टोटल 1000 बुक्स होंगी जिसको 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस, जो कि हमारे 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो हमारे संविधान का 8वां शेड्यूल जिसमें 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं जैसे कि हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, ओडिया, पंजाबी। सो ऐसी बुक्स को 1000 पर बुक्स में 22,000 बुक्स को ट्रांसलेट किया जाएगा ताकि हम हायर एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म कर सकें। सो ये प्रोजेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है नोन एज अस्मिता। इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है, ऑगमेंटेड study materials in Indian languages through translation and academic writing। Augmenting study materials in Indian languages through translation and academic writing sets out to develop an impressive 22,000 books in Indian languages over the next 5 years। तो हमें पता है ज़्यादातर हायर एजुकेशन में जो बुक्स हैं मोस्टली बुक्स इंग्लिश या हिंदी में अवेलेबल है, जो हायर एजुकेशन की बुक्स होती है। तो उन्हीं बुक्स को 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जाएगा ताकि ग्राउंड लेवल पे पहुंच सकें। नेक्स्ट इज द वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये ऑब्जर्व किया जाता है 17th ऑफ जुलाई। द वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस इज ऑब्जर्व्ड ऑन 17th ऑफ जुलाई। इसी के साथ साथ हमें और 2 डेज का ध्यान रखना है। 15th जुलाई जब वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे सेलिब्रेट किया जाता है एंड 18th जुलाई जब नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेल्सन मंडेला क्या पता होना चाहिए कि इन्होंने अपार्थाइड के खिलाफ, अपार्थाइड या रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ संघर्ष किया था। साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड या रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ इनका संघर्ष रहा था, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला 1990s में। और उसके बाद ये साउथ अफ्रीका की फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट भी बनी। तो ये ऑलरेडी हमने डेली करंट अफेयर्स अपने स्टैटिक पोर्शन से कवर किया हुआ है। अगर हम वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस की बात करें, इट इज ऑब्जर्व्ड टू प्रमोट इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस and honor the fight against impunity for serious crimes affecting the global community। तो 17th जुलाई 1998 में रोम स्टैट्यूट को अडॉप्ट किया गया था। 17th जुलाई 1998 में रोम स्टैट्यूट को अडॉप्ट किया गया था, जिसके बाद बना था इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। सो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ था इसी दिन और इसीलिए इसी डे को वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस ऑब्जर्व किया जाता है। अगर हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात करें, इसका हेडक्वार्टर में याद रखना है, इसका हेडक्वार्टर है हेग नीदरलैंड्स में। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक्स है, हेग नीदरलैंड्स में। इसका हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड्स में है और इट इज द फर्स्ट परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट एंड हैज ज्यूरिसडिक्शन ओवर क्राइम्स अंडर इंटरनेशनल लॉ इंक्लूडिंग जेनोसाइड, वार क्राइम्स, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड क्राइम्स अगेंस्ट एग्रेशन। अगर हम 2023 की बात करें, लास्ट ईयर, इसी कोर्ट ने रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ भी अरेस्ट वारंट जारी किया था फॉर हिज इन्वॉल्वमेंट इन रशिया यूक्रेन वॉर। और इंडिया इसका मेंबर नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि टोटल इसके 24 कंट्रीज मेंबर्स हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के, बट इंडिया इसका मेंबर नहीं है। तो ये फैक्ट भी हमें याद रखना है। Which state recently announced 10% जॉब कोटा 60,000 सब्सिडी फॉर अग्निवीर? तो कौन सी स्टेट ने 10% जॉब कोटा अनाउंस किया है अग्निवीर के लिए? तो ये है स्टेट ऑफ हरियाणा। तो हरियाणा ने अनाउंस किया 10% जॉब कोटा एंड 60,000 सब्सिडी फॉर अग्निवीर। तो अगर हम अग्निवीर स्कीम की बात करें तो हमेशा ही न्यूज में रहती है और ये स्कीम जून 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की थी टू रिक्रूट पर्सनल बिलो द रैंक ऑफ ऑफिसर्स टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ 4 years।
फॉर एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 लाख लोगों को रिक्रूट किया है 4 इयर्स के लिए, तो उसमें से सिर्फ 25% लोगों को ही, दैट इज 25,000 लोगों को ही परमानेंट कमीशन मिलेगा. सो एट द एंड ऑफ 4 इयर्स, up to 25% of recruits called Agniveers join the service on a permanent commission subject to merit and other requirements. तो इसीलिए ये स्कीम कंट्रोवर्शियल है, बिकॉज अगर आप 1 लाख लोगों को रिक्रूट कर रहे हो 4 साल के लिए, बट जो परमानेंट कमीशन मिलेगा, परमानेंट जॉब मिलेगी 4 साल के बाद, वो सिर्फ 25% लोगों को ही मिलेगी. अगर हम इसकी सैलरी की बात करें तो 4 साल की जो सैलरी है यहाँ पे दी गई है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर, उसमें से हर साल आप 9,000, 9,900, 10,950 एंड 12,000 कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे कॉर्पस में, जो कि टोटल 11,71,000 होगा. तो 4 साल बाद आपको ये भी पैसे मिलेंगे 11,71,000 अपार्ट फ्रॉम योर सैलरी. तो इसको सेवा निधि पैकेज भी कहा जाता है, सेवा निधि पैकेज. Which state's community managed natural farming initiative has been awarded the prestigious 2024 Gulbenkian Prize for Humanity? So 2024 का गुलबेंकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी किसको मिला है? तो ये मिला है आंध्र प्रदेश की कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग के इनिशिएटिव को. तो आंध्र प्रदेश की कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग इनिशिएटिव को ये अवार्ड मिला है, और ये अवार्ड इंस्टीट्यूट किया था पोर्टुगल बेस्ड कैलूस्ट गुलबेंकियन फाउंडेशन ने. तो ये भी याद रखना है, ये अवार्ड इसने इंस्टीट्यूट किया था पोर्टुगल बेस्ड कैलूस्ट गुलबेंकियन फाउंडेशन ने. तो ये अवार्ड दिया जाता है या तो फूड सिक्योरिटी के लिए, फूड सिक्योरिटी हो गया, नेचुरल फार्मिंग, नेचुरल इकोसिस्टम पे जो वर्क करते हैं उन ऑर्गेनाइजेशंस को ये प्राइज दिया जाता है. द प्रिजनर ऑफ भोपाल, a novel commemorating the 40th anniversary of the Bhopal gas tragedy is written by. तो ये नॉवल लिखा है द प्रिजनर ऑफ भोपाल, जिसमें भोपाल गैस ट्रेजेडी के 40 साल को कमेमोरेट किया गया है. तो ये नॉवल लिखा है टिम वॉकर ने. तो टिम वॉकर ने ये नॉवल लिखा है. तो यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं. एक तो सिंपल पूछा जाएगा द प्रिजनर ऑफ भोपाल, ये नॉवल किसने लिखा है? तो ये नॉवल लिखा है टिम वॉकर ने. एंड सेकंड, भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी? सो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी December 3, 1984 में. December 3, 1984 में, जब मिसाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुई थी एक पेस्टिसाइड प्लांट से, जिसको ऑन किया था यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड इन भोपाल, इंडिया जो कि मध्य प्रदेश में है. सो भोपाल मध्य प्रदेश में है. तो यूनियन कार्बाइड एक कंपनी थी, सो उनके एक प्लांट से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस, जो कि बहुत ही हार्मफुल गैस है, वहां से लीक हुई थी, जिसके बाद घटा था भोपाल गैस ट्रेजेडी. Who has been appointed as the next chairman of the Maharashtra Real Estate Regulatory Authority? तो किनको महाराष्ट्र रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का नेक्स्ट चेयरमैन अपॉइंट किया गया? तो ये अपॉइंट किया है मनोज सोनी को. तो ये महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी भी रह चुके हैं. सो ही इज ऑल्सो द फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र, और अब इनको चेयरमैन बनाया गया महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी. इसी के साथ साथ में बाकी अपॉइंटमेंट्स के बारे में भी बताना चाहिए. सो जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह एंड जस्टिस आर महादेवन, तो इनको सुप्रीम कोर्ट के नए जजेस के तौर पे अपॉइंट किया गया है. टोटल सुप्रीम कोर्ट में 34 जजेस होते हैं. वन इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 33 अदर जजेस. नेक्स्ट इज रॉबर्ट जेड रवि, जिनको न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया भारत संचार निगम लिमिटेड, BSNL. तो BSNL भी आजकल बहुत न्यूज में है, बिकॉज वोडाफोन, आइडिया, जियो, एयरटेल ने अपने प्राइजेस को बढ़ा दिया है, पर इनके प्राइजेस बहुत अभी भी कंपेटिटिव हैं. तो BSNL याद रखना है इनको. इनका नया चेयरमैन कौन है? रॉबर्ट जेड रवि. नेक्स्ट इज अरुण बंसल, और इनको MD एंड CEO अपॉइंट किया गया पेटीएम पेमेंट बैंक्स का. तो पेटीएम पेमेंट बैंक्स का इनको MD एंड CEO अपॉइंट किया गया अरुण बंसल को. तो ये सारी अपॉइंटमेंट्स हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. विच कंट्री सिक्योर्ड इट्स सेकंड स्टेट कोपा अमेरिका फुटबॉल चैंपियनशिप? तो जैसे फीफा होता है, यूएफा होता है, वैसे ही एक चैंपियनशिप होती है कोपा अमेरिका, जिसमें 16 टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं, और इस साल ये जीता है अर्जेंटीना ने. तो लास्ट ईयर भी इन्होंने जीता था सेकंड स्टेट कोपा अमेरिका फुटबॉल चैंपियनशिप, और इन्होंने कोलंबिया को हराया है 1-0 से. तो कोलंबिया रनर अप रही थी, अर्जेंटीना ने कोलंबिया को 1-0 से हराया. और ये टूर्नामेंट कहाँ हुआ था? यूनाइटेड स्टेट्स में. ये टूर्नामेंट यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था फ्रॉम June 20 to July 14, 2024, जिसमें टोटल 16 टीम्स ने
पार्टिसिपेट किया, जैसे उरुग्वे, कनाडा, जो भी नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की कंट्रीज है, ज़्यादातर कंट्रीज इसमें वही पार्टिसिपेट करती हैं, कोपा अमेरिका फुटबॉल चैंपियनशिप। Squalus hema, a new deep-water dogfish shark, was recently discovered in तो Squalus hema एक न्यू डीप वाटर डॉगफिश शार्क है जो रिसेंटली डिस्कवर हुई थी इन द स्टेट ऑफ केरल। तो ये याद रखना है, इसका साइंटिफिक नेम है स्क्वेलस हीमा, जो कि न्यू डीप वाटर डॉगफिश शार्क है, रिसेंटली डिस्कवर हुई थी केरल में। इंडियन सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक बैग्स गोल्ड मेडल इन इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप। तो सुदर्शन पटनायक ने गोल्ड मेडल जीता इन द इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप, जो कि कहाँ हुई, जो हुई रशिया में। तो रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में ये चैंपियनशिप हुई थी। आपने इनको ऑनलाइन देखा होगा, ये सैंड से बहुत सारे स्कल्पचर्स बनाते हैं ओशियंस पे, बीचेस पे, और दिस इज वन ऑफ हिज एग्जांपल। और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है सेंट पीटर्सबर्ग में, जो इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप हुई थी। पीएम मोदी लेज फाउंडेशन फॉर इंडियाज लॉन्गेस्ट अर्बन टनल बिटवीन बोरीवली एंड थाने। तो प्रधानमंत्री मोदी ने फाउंडेशन ले की फॉर इंडियाज लॉन्गेस्ट अर्बन टनल। तो इंडिया की लॉन्गेस्ट अर्बन टनल बिटवीन बोरीवली एंड थाने इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो बोरीवली थाने कहाँ है, महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस इज द प्रपोज्ड बोरीवली थाने ट्विन टनल, जो कि 11.8 किलोमीटर लॉन्ग है। तो लेंथ भी हमें याद रखनी है, कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि इंडिया की लॉन्गेस्ट अर्बन टनल की लेंथ क्या है। तो इंडिया की लॉन्गेस्ट अर्बन टनल की लेंथ है 11.8 किलोमीटर, जो कि थाने से स्टार्ट होगी और एंड होगी बोरीवली में, विद 2 ऑपरेशनल लेन्स एंड 1 इमरजेंसी लेन। और ये टोटल 16,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 16,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। और इसका जो टाइम शॉर्ट कर देगा ये बाय 1 आवर, और लोग 12 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो एक एंड से हम दूसरे एंड में 12 मिनट में पहुंच जाएंगे, और कम से कम 1 घंटे का फर्क पड़ेगा। केरला एंड उत्तराखंड इमर्ज्ड एज बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स इन एसडीजी इंडिया इंडेक्स ऑफ। तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स कौन पब्लिश करता है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स पब्लिश करता है नीति आयोग। तो ये फैक्टर में याद रखना है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स नीति आयोग पब्लिश करता है, और केरला एंड उत्तराखंड इमर्ज्ड एज द बेस्ट परफॉर्मिंग states. So this was the fourth edition of the country's principal tool for measuring national and subnational progress on the sustainable development goals released by नीति आयोग। और नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन है, सुमन बेरी। तो इन्हीं ने ये इंडेक्स रिलीज किया था। सुमन बेरी वाइस चेयरपर्सन है नीति आयोग के, चेयरपर्सन तो ऑब्वियसली हमारे पीएम है। नीति आयोग के चेयरपर्सन हमारे प्राइम मिनिस्टर है, और वाइस चेयरमैन है श्री सुमन बेरी। और इंडिया का एसडीजी स्कोर है 71। इंडिया का एसडीजी स्कोर है 71। 0 होता है वर्स्ट और 100 होता है एक्सीलेंट। तो हमें 100 की तरफ बढ़ना है, और एज ऑफ नाउ हमारा स्कोर है 71। तो इसी के साथ साथ हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में पता होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जिसको हमें 2030 तक अचीव करना है। तो टोटल 17 गोल्स है, जैसे कि नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, affordable and clean energy, decent work and economic growth, industry innovation and infrastructure, reduced inequalities, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace and justice, and strong institutions and partnership for the goal. So these are the 17 SDGs. So इसके लिए हमने एक ऑलरेडी सेपरेट क्लास में इसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी डिस्कस की हुई है, जिसके साथ आप आसानी से इनको मेमोराइज कर सकते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल पे जाके इसको देख सकते हैं। Carlos Alcaraz beats Dash to win Wimbledon 2024 men's singles title. So recently Wimbledon टेनिस टूर्नामेंट कंक्लूड हुआ है, और वहां पे मेंस सिंगल टाइटल कार्लोस एल्कराज ने जीता, और उन्होंने हराया नोवेक जोकोविक को। तो नोवेक जोकोविक को हरा के कार्लोस एल्कराज ने विंबलडन 2021 मेंस सिंगल टाइटल जीता है। अगर हम विंबलडन की बात करें, सो दिस इज वन ऑफ द 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट्स। तो टोटल 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट्स होते हैं, जिसमें से एक है विंबलडन, और दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेनिस टूर्नामेंट, और सबसे ओल्डेस्ट टेनिस टूर्नामेंट भी विंबलडन है। तो ग्रैंड स्लैम में ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, फ्रेंच ओपन जिसको रोलैंड गैरोस भी कहा जाता है, रोलैंड गैरोस टूर्नामेंट, ये क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। विंबलडन एक इकलौता टूर्नामेंट है जो ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, और ये कहाँ पे है, लंदन यूके में, तो यूनाइटेड किंगडम में होते हैं। एंड यूएस ओपन कहाँ पे खेला जाता है, हार्ड कोर्ट पे। तो ये भी हमें याद रखना है कि कौन सा टूर्नामेंट कौन से कोर्ट पे खेला जाता है।
एंड इस साल के विनर हैं मेन सिंगल के, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, कार्लोस एल्कराज ने नोवाक जोकोविक को हराया। वुमेन सिंगल्स बारबोरा क्रेचुकोवा, इन्होंने जैस्मिन पॉलिनी को हराया। मेंस डबल्स पैटन एंड हेलियोवा ने जीता। वुमेन्स डबल्स टेलर टाउनसेंड एंड कैटरीना सियनेकोवा ने जीता। एंड मिक्स डबल्स हिशी सुवी एंड जैन जिलिंस्की। अगर आप इसको 2-3 बार याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और लास्ट टाइम हमने फ्रेंच ओपन में डिस्कस किया था कुछ महीने पहले, तो कुछ कुछ नेम्स तो सेम ही है। वहां पे भी कार्लोस एल्क्रोज ने फ्रेंच ओपन जीता था, तो हम अच्छे से इसको याद कर सकते हैं। Which states Jivra and Kusmunda coal mines recently included in world's 10 largest coal mines? तो कौन सी स्टेट की गेवरा एंड कुसमुंडा कोल माइंस को वर्ल्ड की 10 लार्जेस्ट कोल माइन में इंक्लूड किया गया? सो दिस इज छत्तीसगढ़। सो गेवरा एंड कुसमुंडा कोल माइन छत्तीसगढ़ में है। तो अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ कोल। तो आपको एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ज्योग्राफी है, कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर कौन है कोल का? सो दिस इज चाइना। और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया। सो इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल। और सबसे ज्यादा कोल रिजर्व्स कहाँ है? सबसे ज्यादा रिजर्व्स है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये 3 फैक्ट भी हमें याद रखने हैं। चाइना वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, एंड लार्जेस्ट नोन कोल रिजर्व्स कहाँ है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar inaugurated the first Jan Aushadhi Kendra outside India at Grand Boysin। तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मतलब हमारे फॉरेन मिनिस्टर। तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने फर्स्ट जन औषधि केंद्र आउटसाइड इंडिया इनोग्रेट किया है। कहाँ पे? मॉरिशस में। तो मॉरिशस में फर्स्ट जन औषधि केंद्र को इनोग्रेट किया, ये रहे हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर, और ये वहां के प्राइम मिनिस्टर जगन्नाथ। तो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, तो ये स्कीम हमें याद रखनी है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। ये कैंपेन डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स ने लॉन्च किया था 2008 में अंडर द नेम जन औषधि कैंपेन। और इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयूज ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंदर काम करती है। तो इसकी मिनिस्ट्री, इसकी इंप्लीमेंटेशन एजेंसी और स्कीम, तीनों चीजें याद रखनी। Which African country recently joined UN Water Convention as its 10th African member? तो कौन सी अफ्रीकन कंट्री ने यूएन वाटर कन्वेंशन को ज्वाइन किया एज 10th अफ्रीकन मेंबर? तो ये ज्वाइन किया है आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट एज 10th अफ्रीकन मेंबर यूएन वाटर कन्वेंशन, जिसको कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन एंड यूज ऑफ ट्रांसबाउंडरी वाटर कोर्सेज एंड इंटरनेशनल लेक्स भी कहा जाता है। और ये 1992 में अडॉप्ट की गई थी और एंटर्ड इनटू फोर्स इन 1996। एंड चाड एंड सेनेगल बिकेम द फर्स्ट अफ्रीकन पार्टीज इन 2018। तो चाड एंड सेनेगल फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री थी जिसने 2018 में इस कन्वेंशन को ज्वाइन किया था। Which state has secured the first place under the best performing state category in the Prime Minister Swanidhi scheme? तो कौन सी स्टेट ने फर्स्ट प्लेस सिक्योर की है इन द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अंडर द प्राइम मिनिस्टर स्वानिधि योजना? तो ये है मध्य प्रदेश। तो प्राइम मिनिस्टर स्वानिधि स्कीम की फुल फॉर्म है स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। तो फुल फॉर्म्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार तो फुल फॉर्म भी पूछी जाती है स्कीम की। जैसे कि हमने देखा था यूजीसी का अस्मिता प्रोजेक्ट। अस्मिता प्रोजेक्ट की फुल फॉर्म क्या है? स्वानिधि की फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर आती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इसकी इंप्लीमेंटेशन एजेंसी है। और ये स्कीम 2020 में लॉन्च हुई थी कोविड के टाइम पे, जिसमें अप टू 50,000 लोन दिया जाता है स्ट्रीट वेंडर्स को, जो हमारे रेडी पटरी वाले होते हैं इन अर्बन सिटीज विद नो कोलेट्रल। बिना किसी कोलेट्रल, बिना किसी सिक्योरिटी के 50,000 तक के लोन दिए जाते हैं ताकि वो अपने आप को डेवलप कर सके। So that is it for this weekly current affairs MCQ session. Please like, share, subscribe and comment your feedback. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.